एक्यूट एब्डोमेन, मिजेंट्री एंड रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। एक्यूट एब्डोमेन एक टर्म है जिसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ सर्जिकल, मेडिकल, गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं। छोटी से छोटी कंडीशन भी हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, इन्वेस्टिगेट करना पड़े और ट्रीट करना पड़े। अब सिम्टम्स इसके क्या हैं? वेल, जब भी एब्डोमेन में पेन होगी, दिस इज़ एक्यूट एब्डोमेन। अब उस पेन के कुछ फीचर्स होने चाहिए। पहली बात, पेन जो होगी वो लेस देन 1 वीक ड्यूरेशन में होगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर होगी। दूसरी बात, इतनी शदीद होगी कि उसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तीसरी बात, कोई प्रीवियस डिजीज़ ना चल रही हो या प्रीवियसली कोई इन्वेस्टिगेटेड या ट्रीटेड डिजीज़ ना हो जो फ्लेयर अप कर गई हो या दोबारा रीअकर हो गई हो, ये नए ऑनसेट की होनी चाहिए। सो पेन लेस देन 1 मंथ that requires admission to the hospital which has not been previously investigated or treated. This is acute abdomen. अब इसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, लेकिन ट्रॉमा को हम एक सेपरेट एंटिटी करते हैं और उसको ATLS के अंडर डील करते हैं। 50% जितने सर्जिकल एडमिशन्स होते हैं वो इमरजेंसीज होती है और उनमें से 50% जो होती हैं वो एक्यूट एब्डोमेन होती हैं। तो अब एक्यूट एब्डोमेन की क्या क्या कॉजेज़ हैं? वेल, सर्जिकल कॉजेज़ हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकती है अपेंडिक्स की, इसके अलावा गाल ब्लैडर की, पैंक्रियाज की, तो अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, मैकल्स, डाइवर्टिकुलाइटिस, एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस, कोलेंजाइटिस, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सारी सर्जिकल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिटेरिक कोलिक, उसके अलावा एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस्कीमिया हो सकता है, मेजेंटेरिक इस्कीमिया, इसमें पेन हो सकती है, टॉर्जन हो सकती है किसी विस्कस की, वॉल्वुलस वगैरह। परफोरेशन हो सकती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हो सकती है, परफोरेटेड अपेंडिक्स हो सकती है, मेगाकोलॉन ये परफोरेट कर सकती है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में परफोरेशन हो सकती है, फिस्टूला बन सकता है, या फिर परफोरेटेड ईसोफेगस हो सकती है। इसके अलावा परफोरेटेड ब्लैडर हो सकता है, या फिर एओर्टिक एनोरिज्म रप्चर कर जाए। सो ये सारी जो है परफोरेशंस में आती हैं। सो हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, इस्कीमिया, परफोरेशन, ये सारी सर्जिकल एक्यूट एब्डोमेन है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी हैं। कार्डियोवास्कुलर में MI हो सकता है, इन्फाक्ट हो सकता है। वैसे तो MI की पेन चेस्ट की होती है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल या इन्फीरियर इन्फाक्ट होता है उसकी पेन जो होती है एपिगैस्ट्रियम में भी हो सकती है। GI, उसमें गैस्ट्राइटिस आ सकता है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, मेसेंटेरिक एडिनाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस या प्राइमरी पेरोटिनाइटिस। मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ आ सकता है, इसमें भी पेन होती है। छोटे बच्चों में इसमें अल्सर्स की वजह से डायबिटीज़ में पेन होती है, पेप्टिक अल्सर होते हैं इनके, और इसके स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जब कोई पेशेंट वेरी इंपॉर्टेंट अब एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ है और बेहोश हो, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि वो DKA के अंदर है। और डायबिटीज़ मेलिटस, उसके अलावा पोरफायरिया के अंदर पेन होती है, यूरीमिया और हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। इसके अलावा कुछ गायनोकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं एक्यूट एब्डोमेन की। उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट आ सकती हैं, सिस्ट में टॉर्जन, रप्चर, हैमरेज, इन्फाक्शन, इन्फेक्शन सब कुछ आ सकता है। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ सकती है, फाइब्रॉइड की डिजनरेशन, साल्पिंजाइटिस, फलोपियन ट्यूब की इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा मिटल्स मर्स आ सकता है। अब ये क्या है? दिस इज़ प्री ओवुलेशन पेन इन द मिड ऑफ द साइकिल। 7 से लेकर 24 दिनों के बीच में जो प्री ओवुलेशन पेट के अंदर पेन होगी, इसे कहेंगे मिटल्स मर्स। उसके अलावा एंडोमेट्रियोइटिस की पेन आ सकती है। ये सारी जितनी हैं गायनोकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं एक्यूट एब्डोमेन की। इन्वेस्टिगेशन वही बेस लाइन सी होंगी, CBC, LFT, RFT, माइलेज, लाइपेज, परफोरेशन को देखने के लिए और पैंक्रियाज को देखने के लिए। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, CT स्कैन करा सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट फीमेल्स में करा सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्या है, पेट के अंदर कैमरा डाल देंगे, विच इज़ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट क्या है जी? जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको ट्रीट अकॉर्डिंगली करेंगे। अब नेक्स्ट बात है पेरोटिनाइटिस, या इसको सिंपली कहें इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। या पेरोटिनाइटिस होता क्या? इट इज़ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर अगर माइक्रोब्स आ जाएं और माइक्रोब्स आकर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर दें, इसे हम कहते हैं दिस इज़ पेरोटिनाइटिस या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। अब पेरोटिनाइटिस प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, लोकलाइज भी हो सकती है और जनरलाइज भी हो सकती है। अब प्राइमरी पेरोटिनाइटिस का क्या मतलब है? इसमें जो माइक्रोब्स होंगे वो इन्वेड करेंगे। नॉर्मल पेरिटोनियल कैविटी थी, उसको इन्वेड कर दिया माइक्रोब्स ने, दिस इज़ प्राइमरी पेरोटिनाइटिस। और अगर माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म इसको कंटेमिनेट कर दें बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज, फॉर एग्जांपल आसपास में कोई परफोरेशन हुई है, वहाँ से सारे माइक्रोब्स आ गए हैं, कोई इन्फ्लामेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुई है, वहाँ से माइक्रोब्स आ गए हैं और उन्होंने सब्सिक्वेंटली कंटेमिनेट कर दिया पेरिटोनियल कैविटी को, तो इसको कहेंगे दिस इज़ सेकेंडरी पेरोटिनाइटिस। तो अगर प्राइमरी पेरोटिनाइटिस की बात करें, माइक्रोब सिर्फ इन्वेड करेंगे नॉर्मल स्टीराइल पेरिटोनियल कैविटी को,
किस तरह कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट इनोकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में जितने माइक्रोब्स होंगे वो सारे मोनोमाइक्रोबियल होंगे, एक ही नस्ल के होंगे, एक ही किस्म के होंगे, और इसमें कोई रेयरली सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। अब जो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है ये कोई इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। कॉमन जो होता है वो सेकेंडरी होता है, कोई परफोरेशन हो जाए, कोई अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस ज़्यादा कॉमन है। सो प्राइमरी इज़ अनकॉमन। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं इनमें हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई यंग गर्ल है तो उसमें क्या होगा कि उसका जो जेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ से माइक्रोब्स असेंड करेंगे वाया फ्लोपियन ट्यूब्स, और फिर जो है पेरिटोनियम को ये लोग इन्वेड करते हैं। कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं, नीमोकोकल हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है। ये तो थी छोटे बच्चों में। एडल्ट्स में क्या होगा, एडल्ट्स में SBP होता है, विच इज़ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस के अंडर आती है। अब होता क्या है कि पेशेंट को पहले से साइटिस होती हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। किन पेशेंट्स में होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ज़ाहिर है इनका सारा एल्ब्यूमिन निकल रहा है तो इनमें एडीमा होगा, साइटिस होगी। उसके अलावा लिवर सिरोसिस के पेशेंट, ज़ाहिर है ये लिवर एल्ब्यूमिन बना नहीं रहा तो इसके अंदर भी हाइपोएल्ब्यूमिया होने की वजह से एसाइटिस होंगी और उनके अंदर बाद में बैक्टीरिया आ जाएगा तो SBP हो जाएगा। क्रॉनिक रीनल फेलियर, वेल ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें बार बार डायलिसिस करना पड़ता है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए बार बार जब हम उन्हें कैथेटर अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो एसाइटिस को सुपर इम्पोज कर सकती है, जिसकी वजह से SBP हो सकता है। मोर्टेलिटी रेट SBP का बहुत ज़्यादा है, वेरी करता है 20 से 80%। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वेल पेन होगी, टेंडरनेस, रिजिडिटी, इसके साथ एसाइटिस होगी। इस एसाइटिस के ऊपर बैक्टीरिया आ जाए तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। हाँ, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की इंटेग्रिटी है वो नहीं बिगड़ती, GI ट्रैक वैसा का वैसा ही रहता है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन बस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई फाइब्रोसिस हो रही हो या कोई परफोरेशन हो रही हो या कोई पंक्चर हो गया हो, इंटेग्रिटी GI ट्रैक की सेम रहेगी। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, वेल ल्यूकोसाइटोसिस, WBCs बढ़ जाएंगे। देयर इज़ नो एयर अंडर डायफ्राम, नॉर्मली थोड़ी सी एयर होती है अंडर डायफ्राम। अगर नो एयर अंडर डायफ्राम हो जाए, लैक ऑफ निमोपेरिटोनियम हो जाए तो इसका मतलब कि ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है, और एयर अंडर डायफ्राम ज़्यादा आ जाए तो इसका क्या मतलब, दिस इज़ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस बिकॉज ऑफ सम परफोरेशन, क्योंकि परफोरेशन में जो है एयर अंडर डायफ्राम आ जाती है। नॉर्मली डायफ्राम की जो स्टमक वाली साइड है वहाँ पर बबल होता है, वैसे डायफ्राम में राइट साइड के ऊपर कोई बबल नहीं होता। सो अगर वहाँ पर एयर अंडर डायफ्राम आ जाए इसका मतलब परफोरेशन है, और अगर नो एयर अंडर डायफ्राम यानी स्टमक वाली साइड के ऊपर है इसका मतलब लैक ऑफ निमोपेरिटोनियम या प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है। सो इसको और डायग्नोस किस तरह करेंगे, डायग्नोस्टिक टैप करेंगे, पैरासिंथेसिस करेंगे, क्या मिलेगा, टर्बिड फ्लूइड मिलेगा, WBCs मिलेंगे, और WBCs जो होंगे वो 100 से ज़्यादा होंगे। पेरिटोनियल फ्लूइड को भेजेंगे कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए। फिर अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो मेन ट्रीटमेंट है, लेकिन हम लैप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी का क्या मतलब, पेट के अंदर कैमरा डाल दिया, लेप्रोटमी का क्या मतलब, पेट ही खोल दिया पूरा। वेल ये दोनों हम करेंगे ताकि हम रूल आउट करें कोई सर्जिकल कॉज तो नहीं है जिसको हम ठीक कर सकें, फॉर एग्जांपल कोई परफोरेशन तो नहीं है जिसे हम ठीक कर सकें। इसके बाद सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस की बात करें तो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस तब होता है जब माइक्रोब्स कंटेमिनेट करें पेरिटोनियल कैविटी को बिकॉज ऑफ सम परफोरेशन, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ अदर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, तो वहाँ से जितने सारे बैक्टीरिया होंगे वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएंगे, दिस इज़ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एग्जांपल अपेंडिसाइटिस थी, परफोरेशन होगी, GI ट्रैक की, डाइवर्टिकुलाइटिस थी, इन सारे केसेस में पेरिटोनाइटिस जो है वो हो सकता है। अब जी जो पेरिटोनाइटिस है ना, ये एक सर्जन का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये पॉलीमाइक्रोबियल है। प्राइमरी वाला जो था लेस कॉमन था, मोनोमाइक्रोबियल था, और इसमें कोई और इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी नहीं थी, ना परफोरेशन, ना इन्फेक्शन, ना इन्फ्लेमेशन। लेकिन सेकेंडरी जो है ये पॉलीमाइक्रोबियल है, मोर कॉमन है, और इसमें अदर इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी है। क्लिनिकल फीचर्स में जनरलाइज पेन है, टेंडरनेस है, रिजिडिटी है, वही प्राइमरी वाले, लेकिन साथ साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी है और हाइपोवोलेमिक शॉक है। सो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस को डायग्नोस किस तरह करेंगे, टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स से देखेंगे, टॉक्सिसिटी, शॉक, रिजिडिटी जो होगी वो पोर लाइक रिजिडिटी होगी, पेन, टेंडरनेस वगैरह। इसके अलावा
एयर अंडर डायफ्राम। अब जो प्राइमरी पेरिटोनिटिस था उसमें नो एयर अंडर डायफ्राम थी, लैक ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम था, और इसमें परफोरेशन जब हुई है तो हवा जो है जीआई ट्रैक से वो बाहर आ गई और डायफ्राम के नीचे कलेक्ट हो गई है। सो देयर इज़ एयर अंडर डायफ्राम। सो सिटी स्कैन भी करा सकते हैं और वो भी जो है हमें काफ़ी क्लू दे सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकेंडरी पेरिटोनिटिस बहुत सीरियस है। इसमें पहले रिससिटेट करेंगे, फिर डेफिनेट ट्रीट करेंगे। रिससिटेट में क्या करेंगे, सबसे पहले कैनूलाज लेंगे, 2 बड़े वाइड बोर कैनूलाज पास करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। वो जो एंटीबायोटिक्स होंगे एरोब्स एनएरोब्स दोनों के अगेंस्ट होंगी। फोली पास करेंगे, एबीजीज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करेंगे, एसिडोसिस अल्कलोसिस वगैरह बैलेंस करेंगे पेशेंट की। उसके अलावा ब्लड टेस्टिंग कराएंगे, बेसलाइन सारी सीबीसी एलएफटी आरएफटी ये सारे। डेफिनेट ट्रीटमेंट में क्या आएगा, लेप्रोटमी, पेट ही पूरा खोल देंगे ताकि हमें पता चले सोर्स कहाँ है, ये पेरिटोनिटिस हो कैसे रहा है, क्या कोई परफोरेशन है, क्या कोई इन्फ्लेमेशन है, क्या कोई इन्फेक्शन है। तो इसमें हो क्या सकता है, एब्डोमिनल कैविटी को हम वॉश करेंगे, कोई डुआर्नल अल्सर है तो उसे रिपेयर कर देंगे, नेक्रोटिक टिश्यू है तो उसे डिब्राइड कर देंगे, कोई गैंग्रीनस सेगमेंट है इंटेस्टाइन का तो उसे रिसेक्ट कर देंगे, परफोरेशन है स्मॉल बावल में तो उसे रिपेयर करेंगे, या फिर उसको ना बॉडी से एक्सटीरियराइज कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ऐसे वो लटकेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर लटक रहा होगा, जिससे कहेंगे कि हमने स्टोमा बना दिया। या फिर कोई कोलॉन में परफोरेशन है तो उसको भी एक्सटीरियराइज कर देंगे, उसका स्टोमा बना सकते हैं। सो सेकेंडरी पेरिटोनिटिस में हम करेंगे क्या कि सोर्स कंट्रोल करेंगे और एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे। इसका फेलियर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और कुछ जो कॉमन फॉर्म्स है हमारे पास सेकेंडरी पेरिटोनिटिस की वो क्या हो सकती हैं, पोस्ट ऑप पेरिटोनिटिस हो सकता है, और बिलरी पेरिटोनिटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलस पेरिटोनिटिस वगैरह हो सकते हैं। सो पोस्ट ऑप पेरिटोनिटिस क्या है, जब भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से कुछ रेजिडुअल मतलब कोई नेक्रोटिक मटेरियल रह गया जो हमने पूरी तरह क्लियर नहीं किया, सो कोई चीज़ रह गई है, रेजिडुअल अफेक्ट है, या फिर डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन है कोई ऑपरेटिव मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल हमने कोई एनास्टमोसिस किया था, वो एनास्टमोसिस लीक कर गया, तो फिर इन सब की वजह से पेरिटोनिटिस हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेरिटोनिटिस है? वेल, पेशेंट जो होगा बड़ा अनवेल होगा, फीवर टेकी में होगा, मेंटल स्टेटस उसका अजीब सा होगा। एब्डोमिनल फिल्म्स करेंगे, कोई इतना अंदाज़ा नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड करेंगे नहीं इतना ज़्यादा ख़ास पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर सीटी करेंगे कंट्रास्ट के साथ तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। और ये कोई भी नेस्टमोटिक लीक है ये उसको बता देगा, कोई भी कलेक्शन हुई पड़ी है फ्लूइड की तो ये सीटी उसको डिटेक्ट कर देगा। सीटी विद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट किस तरह देना है, ओरल कंट्रास्ट भी दे सकते हैं और रेक्टल कंट्रास्ट भी दे सकते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर लोकलाइज कलेक्शन है यानी फ्लूइड वगैरह अक्यूमुलेट हुआ है, फिर उसके लिए क्या करेंगे, परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे, फ्लूइड बाहर निकलेगा। फिर बॉडी में जितना ब्लड है उसको बैलेंस करेंगे, उसके लिए आईवी फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, सपोर्टिव मयर्स करेंगे। और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर वाइड स्प्रेड पेरिटोनिटिस है, बहुत फैला हुआ है, लोकलाइज नहीं है, तो उसमें रिपीट लेप्रोटमी, दोबारा पेट खोलेंगे। इसके बाद होता है बिलरी पेरिटोनिटिस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयाट्रोजेनिक इंजरी टू द बाइल डक्ट। जब हम कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं तो बाइल डक्ट को जब इंजरी हो जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट को बिलरी पेरिटोनिटिस हुआ है। अब इसके साथ हाई मोर्टेलिटी जो है वो एसोसिएटेड है। और इसमें इसको क्लियर कैसे करना है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज करनी है अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, या फिर दूसरा तरीका है स्टंटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईआरसीपी। सो ड्रेनेज और स्टंटिंग ये 2 मेथड है बिलरी पेरिटोनिटिस के। लेकिन अगर जनरल पेरिटोनिटिस हो गया, पूरा पेट बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है और हमने कंप्लीट ट्रांजैक्शन की हुई है बाइल डक्ट की, तो फिर इस केस में अप्रोच क्या होगी, लेप्रोटमी करेंगे, पेट खोलेंगे, एब्डोमेन को वॉश करेंगे और बिलरी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमने बाइल डक्ट तो पहले से उड़ा के रखी हुई है, पेशेंट को हो गया पेरिटोनिटिस, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जिजिनम को लाकर लिवर के अंदर ठूंस देंगे, विच इज़ हेपेटिकोजिजिनोस्टमी। इसके अलावा ट्यूबरकुलस पेरिटोनिटिस आता है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डेवलपिंग वर्ल्ड में। होता है क्या है कि जो टीबी है वो पेरिटोनियम के अंदर फैल जाता है थ्रू जीआई ट्रैक। और कहाँ पर जाता है, मोस्ट कॉमनली ये जाता है इलियोसिकल टीबी यानी इलियोसिकल रीजन के ऊपर। किस तरह जाता है, डायरेक्ट ब्लड से भी जा सकता है और मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के थ्रू भी जा सकता है।
होता क्या है कि नॉर्मली लंग्स के अंदर जो होता है कैविटरी टीबी होता है, जब वो बहुत डिसएमिनेट कर जाए तो उसे कहते हैं मिलरी टीबी। नॉर्मली जो मिलरी टीबी होता है वो पेरिटोनियम के अंदर आता है, लेकिन कैविटेटिंग टीबी भी आ सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वही वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस, नाइट स्वेट्स, रात को बुखार ज़्यादा हो जाएगा, जनरलाइज्ड हेल्थ। तो ये सारे ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस के फीचर्स हैं। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, अल्ट्रासाउंड सीटी ये साइटिस डिटेक्ट करेंगी, लिम्फ नोड है तो उन्हें डिटेक्ट करेंगी, और पेरिटोनियल थिकनिंग है तो उन्हें डिटेक्ट करेंगी। इसके अलावा एब्डोमिनल टैप करेंगे जिसे पैरासिंथेसिस कहते हैं, तो इसमें स्ट्रॉ कलर्ड एक्सुडेट नजर आएंगे, प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, WBCs 500 से ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। कल्चर कराएंगे तो एसिड फास्ट बसिलाई मिलेंगे, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 8 हफ्ते देने पड़ते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, पेट के अंदर कैमरा डाल दें, वहाँ से उस तरह देखें हो क्या रहा है, और इसके बाद बायोप्सी करेंगे पेरिटोनियल ट्यूबरकल्स की, ताकि हम प्रूव कर सके कि ये ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस है। ज़ाहिर है जहाँ पर टीबी आएगा उसने वहाँ पर ट्यूबरकल्स बनाने हैं। सो इस तरह पेरिटोनियम के ऊपर भी ट्यूबरकल्स यानी ग्रैनुलेशंस टाइप के से बन सकती है। सो उनकी हम क्या करेंगे, बायोप्सी कर लेंगे, और ये जो ट्यूबरकल्स होंगे ये बोथ लेयर्स पे मिलेंगे। पेरिटोनियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक डिसेंडिंग होती है, फिर वही घूम के वापस ऊपर असेंडिंग करके आती हैं। सो इसकी दोनों लेयर्स के ऊपर मिलेंगी, विसरल भी और पैराइटल भी। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देंगे, ज़ाहिर स्टैंडर्ड टीबी की वाली अप्रोच, और सर्जरी हम करेंगे जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या परफोरेशन हो जाए। नेक्स्ट आता है इंट्रा पेरिटोनियल एब्सेस। ये क्या है जी, कोई भी एब्सेस जो कि पेरिटोनियम के अंदर हैं, इंट्रा एब्डोमिनल हैं, और ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अब ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेरिटोनाइटिस की, पहले पेरिटोनाइटिस हुआ बाद में एब्सेस बन गया, या फिर हमने कोई सर्जरी की इंट्रा एब्डोमिनल तो उसके बाद एब्सेस बन गया, या कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसके बाद एब्सेस बन गया। लोकेशन एब्सेस की लार्जली डिपेंड करती है। जो कॉमन साइट से कहाँ पे हो सकती हैं, सबफ्रेनिक, सब हेपेटिक, डायफ्राम के नीचे हो सकता है, लिवर के नीचे हो सकता है। pelvis is the most common site for intraperitoneal abscess। उसके अलावा बिटवीन लूप्स ऑफ बावल्स जिन्हें इंटरलूप एब्सेस कहते हैं। अगर बात करें सब फ्रेनिक और सब हेपेटिक की, सब फ्रेनिक का मतलब है कि एब्सेस डायफ्राम के नीचे है। सो इसमें होगा क्या कि इसके ऊपर डायफ्राम होगा और इसके नीचे लिवर, ओमेंटम और स्टमक होगा। अब सब हेपेटिक की बात करें तो ये लिवर के 2 लोब्स होते हैं, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। राइट सब हेपेटिक एब्सेस की बात करें तो ये बीनीथ द राइट लोब ऑफ लिवर होगा, और इस जगह को कहते हैं दिस इज़ मॉरिसन्स पाउच या रदरफोर्ड मॉरिसन्स पाउच, राइट सब हेपेटिक एब्सेस। और अगर लेफ्ट सब हेपेटिक एब्सेस की बात करें तो ये लिवर के लेफ्ट लोब के नीचे होगा, और इस एरिया को कहते हैं दिस इज़ लेसर सैक। अब अगर कॉजेज़ देखें एब्सेस फॉर्मेशन की, इन स्पेसेस में एब्सेस क्यों बनता है, वेल कोई सर्जरी हुई होगी पुरानी, स्टमक की, गाल ब्लैडर की, बाइल डक्ट की, पैंक्रियास, कोलॉन्स की, तो उसके बाद कंटेमिनेशन हो गई और एब्सेस बन गया। गाल ब्लैडर था, परफोरेट कर गया, एब्सेस बन गया। गैस्ट्रिक अल्सर था, परफोरेट कर गया, एब्सेस बन गया। अपेंडिक्स थी, परफोरेट कर गई, एब्सेस बन गई। सो अपेंडिक्स का जो एब्सेस बनेगा वो राइट सब हेपेटिक बनेगा। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर में एब्सेस होगा वो लेसर सैक यानी लेफ्ट सब हेपेटिक बनेगा, और गाल ब्लैडर का कहीं भी बन सकता है। और जो सब फ्रेनिक एब्सेस फॉर्मेशन है और सब हेपेटिक एब्सेस फॉर्मेशन है वो किस वजह से हो सकती है, स्टमक, गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैंक्रियाज और कोलोन की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, जब एब्सेस होता है तो उसमें राइगर्स और चिल्स होते हैं, पेशेंट जो है बुखार से कांपता है, स्विंगिंग पायरेक्सिया होगा, वॉमिटिंग होगी, WBCs बढ़ जाएंगे, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होगी, पेन और टेंडरनेस होगी ओवर द रिब गेज, शोल्डर टिप हो सकती है, और अगर तो सब फ्रेनिक एब्सेस है डायफ्राम के नीचे है तो फिर इसमें प्लूरल एफ्यूजन होगी, क्योंकि डायफ्राम में ना कुछ डायफ्रागमेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, वहाँ से सीप आउट करके ये लंग्स के अंदर जा सकता है और प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। सो अगर प्लूरल एफ्यूजन हुई है इन सारे साइंस के साथ, स्विंगिंग पायरेक्सिया, राइगर्स चिल्स, वॉमिटिंग, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, पेन, तो इट्स मोर लाइकली गोइंग टू बी सब फ्रेनिक एब्सेस बिलो द डायफ्राम। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, अल्ट्रासाउंड सिटी एब्डोमेन करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एब्सेस है तो ड्रेन कर देंगे अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस। पस को एस्पायर करेंगे, लैब भेजेंगे कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, और फिर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे। इसके अलावा अटेंशन पे करेंगे सोर्स कहाँ से ये एब्सेस बन रहा है, सर्जिकल ड्रेनेज
तब करेंगे जब कलेक्शन लॉक्यूलेटेड होगी। ऐसा एब्सेस जिसके अंदर कंपार्टमेंट बन जाए, लॉक्यूलेशंस बन जाए, सो इस केसेस में सर्जिकल ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें पेल्विस एब्सेस की, तो जो पेल्विस एब्सेस है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एब्सेस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्सेसिस। और ये किस वजह से बन सकता है? अपेंडिक्स की वजह से बन सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स की वजह से बन सकता है, जनरलाइज पेरोटिनाइटिस के बाद बन सकता है, और इसके अलावा एनास्टोमोटिक लीकेज, कोई हमने एनास्टमोसिस किया है वो लीक कर गया है तो इस वजह से भी ये एब्सेस बन सकता है। कोलोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से भी बन सकता है। सो पेल्विक एब्सेस की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस, अगेन पेन होगा, डायरिया होगा, क्योंकि ये पेल्विस में है तो इसमें डायरिया होगा, और डायरिया के अंदर म्यूकस आएगा स्टूल के अंदर। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो एंटीरियर वॉल होगी, एंटीरियर रेक्टल वॉल, वो बल्ज होगी, क्योंकि रेक्टम के आगे ही एब्सेस पड़ा है। So there is bulge of anterior rectal wall in pelvic abscess. Diagnosis अल्ट्रासाउंड और सीटी पे करेंगे। अब ये जो pelvic abscess है ये बड़ा फ्रिक्वेंटली रप्चर करता है रेक्टम के अंदर, और इसकी रैपिड रिकवरी भी होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको इंसाइज करेंगे और ड्रेन करेंगे। सो इंसिजन एंड ड्रेनेज थ्रू एंटीरियर रेक्टल वॉल, एंटीबायोटिक्स देंगे इन कंजक्शन विद ड्रेनेज। इसके बाद पेशेंट जो है वो रैपिडली इम्प्रूव कर जाएगा। मिजेंटेरिक एडिनाइटिस की बात करें, ये क्या होता है? मिजेंटेरिक मीन मिजेंट्री, एडिनाइटिस मीन inflammation of lymph nodes. So it is inflammation of lymph nodes of mesentery. This is called mesenteric adenitis. और जितने भी lymph nodes होते हैं वो mesentery की 2 layers के बीच में होते हैं। अब lymph node जो है वो 100 से लेकर 150 तक हो सकते हैं, और इनके 3 सेट्स हैं, सबसे बाहर, बीच में और अंदर। सबसे अंदर जो होगा ना, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ट्रंक होती है उसके अराउंड होते हैं। उसके बाद थोड़ा चले जाएँ तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज़ की कुछ प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं। इन प्राइमरी ब्रांचेस के बाहर जो लिम्फ नोड्स होंगे वो सेकंड ग्रुप है, और फिर इन प्राइमरी ब्रांचेस के बाद फिर और थोड़ी टर्मिनल ट्विग्स निकल रही होती हैं। अगर इनके पास है तो वो थर्ड ग्रुप है। सो अगर टर्मिनल ट्विग्स हैं उनके पास एक ग्रुप है, जो प्राइमरी ब्रांचेस हैं उनके पास एक ग्रुप है, और जो ट्रंक है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की उसके पास एक ग्रुप है। अब जो मेजेंटेरिक एडिनाइटिस है, वेल इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, नॉन स्पेसिफिक का मतलब इडियोपैथिक, हमें नहीं समझ आ रही हुआ क्या है, हो सकता है कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसके बाद लिम्फ नोड जो हैं वो एनलार्ज हो गए। तो ये यूजली प्रेजेंट करता है राइट आइलिक फोसा में पेन। अब जो राइट आइलिक फोसा में पेन होती है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में भी होती है। वेल इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में जो मेजेंटेरिक एडिनाइटिस होगी उसकी जो पेन होगी उसमें अटैक्स होंगे, अटैक्स के बाद कंप्लीट फ्रीडम के इंटरवल्स होंगे, और ये वाली हरकत एक्यूट अपेंडिसाइटिस में नहीं होगी। उसके अलावा मेजेंटेरिक एडिनाइटिस के अंदर वॉमिटिंग नहीं होगी, अपेंडिसाइटिस के अंदर वॉमिटिंग होगी। मेजेंटेरिक एडिनाइटिस के अंदर शिफ्टिंग डलनेस जो है वो मिलेगी। जो पेशेंट को हम कहेंगे कि अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर लेट जाओ कुछ मिनट के लिए, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं पासा परता लो, जब वो अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर मुंह करके लेट जाएगा तो जो मैक्सिमम टेंडरनेस होगी ना वो ओरिजिनल साइड से थोड़ा सा शिफ्ट होकर लेफ़्ट साइड के ऊपर चल जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग टेंडरनेस। ये मेजेंटेरिक एडिनाइटिस में मिलती है, अपेंडिसाइटिस में नहीं मिलती। सो किस तरह डिफ्रेंशिएट किया? अटैक्स हैं विद इंटरवल ऑफ फ्रीडम, वॉमिटिंग एब्सेंट एंड शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट, ये सारे फीचर्स हैं मेजेंटेरिक एडिनाइटिस के। ट्रीटमेंट क्या है? रीअश्योर कर दें, बेड रेस्ट लिख दें। उसके अलावा अगर तो सिम्टम्स फिर भी हैं तो पेशेंट की अपेंडेक्टमी कर सकते हैं या फिर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबरकुलस ऑफ मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स, अब ये जितने मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं इनके ऊपर टीबी भी एक्ट कर सकते हैं, और जब ये एक्ट करेगा तो ग्रे और ट्रांसलूसेंट लिम्फ नोड्स मिलेंगे। अब टीबी यहाँ पे आता किस तरह? जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे पायर्स पैचेस होते हैं, वहाँ से होता होता मेजेंटेरिक लिम्फ नोड पे आता है, और जो टीबी है दिस इज़ बोवीन ट्यूबरकल बेसिलाई। तो प्रेजेंट किस तरह कर सकता है? जनरल सिम्टम्स से भी प्रेजेंट कर सकता है, एब्डोमिनल पेन से भी प्रेजेंट कर सकता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, सूडो मेजेंटेरिक सिस्ट के साथ भी आ सकता है, या फिर इलियोसिकल लिम्फ नोड्स के साथ आ सकता है। डायग्नोसिस टीबी वाली होगी, हिस्ट्री, फीवर, वेट लॉस, पुअर एपेटाइट, नाइट चिल, स्वेट्स, ये होंगे। एग्जामिनेशन में पैल्पेबल मैस मिलेगा, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज है। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कराएंगे, लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी करवाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी करेंगे 9 से 12 महीने के लिए। अब ट्यूमर्स ऑफ पेरिटोनियम की बात करें तो पेरिटोनियम में कुछ प्राइमरी ट्यूमर्स हैं, कुछ सेकेंडरी जिन्हें हम मेट्स कहते हैं। प्राइमरी ट्यूमर की बात करें तो उसमें लाइपोमा, फाइब्रोमा, मिजोथीलियोमा हो सकते हैं।
सेकेंडरी ट्यूमर्स की बात करें तो इसमें कार्सिनोमेटोसिस पैरोटिनियाई हो सकता है और सूडोमिक्सोमा पैरोटिनियाई हो सकता है। अब ये कार्सिनोमेटोसिस पैरोटिनियाई क्या है? वेल, ये वो कंडीशन है जहाँ पे पेरिटोनियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ्स होती है, मैट्स होती हैं अलॉन्ग विद एसाइटी। सो मैट्स विद एसाइटीज इज नोन एज कार्सिनोमेटोसिस विद पैरोटिनियाई। अब ये मैट्स कहाँ से आ सकते हैं? वेल, इनके जो प्राइमरी ट्यूमर होंगे वो स्टमक, कोलोन, ओवरी, ब्रेस्ट या ब्रोंकाई से आ सकते हैं। 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं ये सेकेंडरी पेरोटिनियल डिपॉजिट्स। डिस्क्रीट नोड्यूल्स हो सकते हैं, प्लैक्स हो सकते हैं या फाइब्रस एडिशंस हो सकते हैं। और अगर एडिशन होगी तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ फ्रोजन पेल्विस। अब इस कंडीशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्यूबरकुलस पेरोटिनाइटिस के साथ, क्योंकि ट्यूबरकुलस पेरोटिनाइटिस के अंदर ग्रेइश और ट्रांसलूसेंट नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन जो कार्सिनोमेटोसिस पैरोटिनियाई इसके अंदर डिस्क्रीट नोड्यूल्स, प्लैक्स या एडिशंस होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सूडोमिक्सोमा पैरोटिनियाई, जिसे हम पीएमपी कहते हैं। अब ये वो कंडीशन है जहाँ पर अपेंडिक्स का ट्यूमर जब रप्चर करता है तो उसकी वजह से म्यूसिन और जेलेटिनस असाइटीज़ बनती हैं और ये असाइटीज़ जो हैं एब्डोमिनल कैविटी को फिलअप कर देती हैं। अब हुआ किस तरह? अगेन रप्चर्ड अपेंडिसियल ट्यूमर की वजह से, और ये जो ट्यूमर होता है दैट इज़ म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। अब ये लोकली मेलिग्नेंट है, लेकिन इसके कोई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मैट्स नहीं होते, सिर्फ आसपास ही मेलिग्नेंट है। डायग्नोसिस सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड पे करेंगे या फिर लेप्रोटमी करेंगे, पेट खोल देंगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा? सर्जरी करेंगे थ्रू सर्जिकल डीबल्किंग। वेल, इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं। सर्जिकल डीबल्किंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ रेडिकल साइटोरिडक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं, और अगर रीअकर हो रहा है तो डीबल्किंग सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी करेंगे। अगर सबसे पहले सर्जिकल डीबल्किंग की बात करें तो इसकी ये मेन ट्रीटमेंट है। डीबल्क में क्या करना है? हमने चीज़ें उखाड़ उखाड़ के फेंकते जाना है। ग्रॉस डिजीज़ है उसको उखाड़ लेना है, पेरिटोनियम है उसको रिमूव कर देना है। इसी तरह अगर प्रीवियस अपेंडेक्टमी नहीं है तो वो परफॉर्म कर देनी है। कोई औरत है तो उसके अंदर क्या करना है? हिस्टेक्टमी, यूट्रस निकाल देनी है विद बायलैटरल साल्पिंजो ओफोरेक्टमी। दोनों फलोपियन ट्यूब्स भी निकाल लेनी है और ओफोरेक्टमी ओवरीज भी निकाल देनी है। So this is surgical debulking. Gross disease, omentum, appendix, uterus, fallopian tubes, ovaries, सब कुछ इसमें निकाल देने हैं। अब वो पेशेंट जिनके अंदर आर नोड और R1 रिसेक्शन करते हैं उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, और इसके अलावा हम रेडिकल साइटोरिडक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? वेल, रेडिकल का मतलब है जड़ से उखाड़ देना, साइटोरिडक्टिव सारी चीज़ों को हमने रिड्यूस किया, सर्जरी। अब इसमें एडजुवेंट हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी करनी है। इन सिंपल वर्ड्स, हमने वो सारी डीबल्किंग सर्जरी की, उसके साथ एडजुवेंट कीमोथेरेपी की। इसको कहेंगे दिस इज़ रेडिकल साइटोरिडक्टिव सर्जरी। और अगर डिजीज़ दोबारा रिअकर होगी है तो अगेन डीबल्किंग सर्जरी करेंगे और इस बार साथ कीमोथेरेपी भी करेंगे। इसके बाद बारी आती है मेजेंटेरिक सिस्ट की। वेल, ये जो सिस्ट होती हैं ये बिनाइन लीजन है, और ये कहाँ पर हो सकती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की मिजेंट्री में हो सकती हैं, कोलोन की मिजेंट्री में भी हो सकती हैं। अब इन मेजेंटेरिक सिस्ट को हम कह सकते हैं ये काइलोलिम्फेटिक्स भी होती हैं और एंटेरोजीनस भी होती हैं। काइलोलिम्फेटिक्स जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन होती हैं, और ये क्यों होती है? दे आर कॉज बाय द डीजनरेशन ऑफ मेजेंटेरिक लिम्फेटिक्स। इनकी थिन वॉल होती है, फ्लैट एपिथेलियम होती है, क्लियर लिम्फ होता है और इनकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। अगर दूसरी सिस्ट की बात करें विच इज़ एंटेरोजीनस, तो ये थोड़ा सा उल्टा होती है। ये क्यों बनती है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ना डाइवर्टिकुलम ट्रैप हो जाता है। कौन सा डाइवर्टिकुलम? मेजेंटेरिक बॉर्डर का डाइवर्टिकुलम ट्रैप हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और बाद में एज अ सिस्ट प्रेजेंट करता है, और इसको कहते हैं एंटेरोजीनस सिस्ट। एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, सो वहाँ पे डाइवर्टिकुलम बनता है। अब ये जो होती है ये थिक वॉल होती है, और इसके अंदर म्यूसिनस फ्लूइड होता है, और इसकी ब्लड सप्लाई क्योंकि इंटेस्टाइन से आ रही होती है तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ एंटेरोजीनस सिस्ट। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो काइलोलिम्फेटिक है ये डीजेनरेशन की वजह से बनती है, एंटेरोजीनस जो होती है ये डाइवर्टिकुलम की वजह से बनती है। काइलोलिम्फेटिक जो है फ्लैट एपिथेलियम है, क्लियर लिम्फ है, और जो एंटेरोजीनस है इसकी थिक वॉल है और इसमें म्यूसिन है। काइलोलिम्फेटिक के अंदर अपनी ब्लड सप्लाई है, एंटेरोजीनस सिस्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटेस्टाइन से आती है। एंटेरोजीनस जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। काइलोलिम्फेटिक्स जो है वो एक्वायर्ड है, बाद में डीजनरेशन होती है मेजेंटेरिक लिम्फ्स की। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, ये जो सिस्ट हैं ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती हैं, सिम्प्टोमेटिक भी हो सकती हैं, और सिम्टम्स ऑफ मैस लीजन ये प्रोड्यूस करेंगे, प्रेशर सिम्टम्स। एक्यूट भी हो सकती हैं, क्रॉनिक भी हो सकती हैं। अगर एक्यूट की बात करें तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेंगी, और ये पेन क्यों होंगी? दैट्स बिकॉज ऑफ रप्चर, टॉर्जन और हैमरेज इनटू द सिस्ट।
इसके अलावा अगर क्रॉनिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इसमें इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होगी। और ये क्यों होगी? हो सकता है कि पहले सिस्टोर्जन में हो फिर उसकी डीटोर्जन हो जाए, तो कभी पेन होती है कभी नहीं होती। इसी तरह कंप्रेशन हो फिर डीकम्प्रेशन हो जाए। सो इन सारे सिम्टम्स की वजह से इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होगी। दिस इज़ द फीचर ऑफ क्रॉनिक मिजेंटेरिक सिस्ट। अब इसमें और क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, वेट लॉस, वाल ये दोनों में कॉमन है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? अल्ट्रासाउंड और सीटी कराएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। साइज़ क्या है, कंटेंट क्या है, सीरस है या म्यूसिनस है, रिलेशन क्या है सिस्ट का विद द सराउंडिंग्स। इसके अलावा एक टिलॉक साइन होता है। अब टिलॉक साइन क्या है कि जब भी हम सिस्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये सिस्ट फ्रीली मूव करती है इन अ प्लेन दैट इज़ राइट एंगल टू द अटैचमेंट ऑफ मिजेंट्री। दिस इज़ कॉल्ड टिलॉक साइन। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर तो सिम्टोमेटिक है तो फिर इन सिस्ट को हम एक्सरसाइज कर देंगे। ओपन सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है जो काइलोलिम्फेटिक सिस्ट है इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है। सो जब काइलोलिम्फेटिक सिस्ट होगी तो हम सिर्फ इसकी इनिकुलेशन कर देंगे, सिर्फ इसको एक्सरसाइज कर देंगे, गट रिसेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, जो एंटेरोजीनस सिस्ट है इसकी ब्लड सप्लाई गट से आ रही होती है। सो जब एंटेरोजीनस सिस्ट को रिमूव करेंगे तो फिर साथ थोड़ी सी गट को भी रिमूव करना पड़ेगा, गट रिसेक्शन भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी सिस्ट होती है, ओमेंटल सिस्ट होती है, सिस्ट ऑफ मीजोकोलॉन हो सकती है, यूरोजेनिटल रेमिनेंट हो सकती है, ट्यूबरकुलस एब्सेस ऑफ मेजेंट्री हो सकता है और हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज़ रीट्रो पेरिटोनियम। रीट्रो का मतलब है बैक साइड, पेरिटोनियम का मतलब है पेरिटोनियम के पीछे। अब पेरिटोनियम की दो लेयर्स होती हैं, एक आगे वाली एक पीछे वाली। आगे वाली कहते हैं विसरल, पीछे वाली कहते हैं प्राइटल। अब इस जो प्राइटल पेरिटोनियम है इससे पीछे जो है वो बॉडी पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल एब्डोमिनल पोस्टीरियर वॉल है, उसके ऊपर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। सो जो पीछे वाली पेरिटोनियम है विच इज़ पैराइटल पेरिटोनियम और जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, इन दोनों के बीच जो स्पेस है इसे कहते हैं रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस। सो इट्स अ स्पेस जिसमें आगे वाली साइड पे पैराइटल पेरिटोनियम है और पीछे वाली साइड के ऊपर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। अब जो रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस है ना वो हमारे पास कहाँ तक जाती है? हमारे पास कंटीजियस है विद द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस। अब ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस क्या है? ये वो पोर्शन है एब्डोमेन और पेल्विस का विच डज नॉट लाई विद इन द पेरिटोनियम, ये बाहर ही होता है। फॉर एग्जांपल जो यूरिनरी ब्लैडर वाला सारा एरिया है दैट इज़ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस। सो जो रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस है ये जाकर एंड अप हो जाती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस के अंदर। सो अगर रीट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स की बात करें, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ सकते हैं? इसका निमोनिक है सैड पकर, SAD सैड, PUCKER पकर। S फॉर सुप्रारीनल यानी एड्रिनल्स, A फॉर एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा, D फॉर डुआर्डिनम, डुआर्डिनम का सेकेंड और थर्ड पार्ट। पकर PUCKER, P फॉर पैंक्रियाज, U फॉर यूरिटर, C फॉर कोलॉन। कोलॉन भी सिर्फ असेंडिंग वाला और डिसेंडिंग वाला, ट्रांसवर्स वाला नहीं आएगा, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग। K फॉर किडनीज, E फॉर ईसोफेगस और R फॉर रेक्टम। सो ये जितने सारे ऑर्गन्स हैं दे लाई विद इन द रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस, रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास टर्म है दैट इज़ प्राइमरी रीट्रोपेरिटोनियल मैस। अब ये वो मैस है जो कि रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर हो, लेकिन ये मैस किसी भी रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड ना हो। फॉर एग्जांपल रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर एक मैस आ गया है, ना वो किडनी के साथ कनेक्टेड है, ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन के साथ कनेक्टेड है, ना वो ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, तो वो किसी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस स्पेस के अंदर मैस है। दिस इज़ प्राइमरी रीट्रोपेरिटोनियल मैस। अब जितने भी प्राइमरी रीट्रोपेरिटोनियल मैस हैं उनके कुछ ना कुछ ओरिजिन्स हो सकते हैं, कुछ मीजनकाइम से निकलते हैं, कुछ न्यूरोजेनिक टिश्यूज़ हैं, कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं। मीजनकाइमल रीट्रोपेरिटोनियल मैसेज या ट्यूमर की बात करें तो इसमें एडिपोज टिश्यूज़ आ सकते हैं, मसल्स आ सकते हैं, फाइबर, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स और मिजोथीलियल टिश्यूज़, कार्टिलेज, बोन। न्यूरोजेनिक रीट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स की बात करें तो इसमें गैंग्लियोन्यूरोमा, पैरागैंग्लियोमा, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मलिग्नेंट श्वानोमा, और अगर एम्ब्रियोनिक रेस्ट की बात करें तो इसमें टेराटोमा और सेमिनोमा। अगर बात करें रीट्रोपेरिटोनियल लाइपोमास की, लाइपो मीन फैट, ओमा मीन्स बिनाइन मैस, तो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल स्वेलिंग के साथ, जिसको हम डायग्नोज करेंगे CT स्कैन पर। अब लाइपोमास जो है वैसे तो बिनाइन है, लेकिन अगर इनके अंदर मिक्सोमेटस डीजनरेशन हो जाए तो ये जो लाइपोमास है ये चेंज हो सकते हैं लाइपोसार्कोमास के अंदर, और फिर इनकी सर्जरी करना मस्ट है। इसके अलावा जितने रीट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं
उनके सार्कोमास की बात करते हैं तो सार्कोमास जो होते हैं दीज आर रेयर ट्यूमर्स और ये मलिग्नेंट होते हैं। इनकी डिफरेंट सेल टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइपोसार्कोमा, लायोमायोसार्कोमा, हिस्टियोसाइटोमा। सो ये सारे जितने हैं ये मलिग्नेंट है। पेशेंट प्रेजेंट लेट करता है, क्यों लेट करते हैं? क्योंकि जितने भी सार्कोमाज हैं ये लार्ज पोटेंशियल स्पेस के अंदर ग्रो करते हैं। स्पेस ऑलरेडी इतनी लार्ज होती है, तो जब ये चंगे भले बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, इनकी लार्ज ग्रोथ हो जाती है, फिर ये सिम्टम्स कॉज करते हैं। सो पेशेंट इसी वजह से लेट प्रेजेंट करता है। ये लार्ज स्पेसेस के अंदर ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर ये सिम्टम्स कॉज करते हैं। और चौथी बात, सिम्टम्स भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हल्की सी एब्डोमिनल पेन होगी, फुलनेस होगी, सो पेशेंट इसको सीरियस ही नहीं लेता, कहता है ठीक है जब तक चलता है चलने दो। तो जब वो प्रेजेंट करता है तो काफ़ी लेट करता है, इसीलिए इनका प्रोग्नोसिस जो है वो इतना अच्छा नहीं है। डायग्नोसिस किस तरह होगा? सीटी स्कैन पे करेंगे, वो बता देगा कहाँ पर है, साइट क्या है, साइज़ क्या है, क्या रिलेशन है विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, रिसेक्टेबल है भी कि नहीं है। इसके बाद अगर स्टेजिंग की बात करें और ग्रेडिंग की बात करें, ग्रेडिंग का मतलब है कि हम सेल टाइप्स देख रहे हैं हिस्टोलॉजिकली, तो ग्रेडिंग में वेल डिफ्रेंशिएट हो सकता है, मॉडरेटली हो सकता है और पुअरली डिफ्रेंशिएट हो सकता है। साइट देखें, TNM स्टेजिंग देखें कहाँ पर है। अगर तो ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से कम है T1, 5 से ज़्यादा है T2। नोड इन्वॉल्व है तो N1, नोड नहीं इन्वॉल्व तो N नोड, मैट्स नहीं है तो M नोड, मैट्स हैं तो M1। ट्रीटमेंट क्या है? वेल जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है इसकी वो है सर्जिकल रिसेक्शन। अब इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जो प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी है इसका थोड़ा बड़ा फ़ायदा है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्नोसिस इंप्रूव करने में इसका कोई रोल नहीं है। अब जो हमने बात की लाइपोसार्कोमा, लायोमायोसार्कोमा, हिस्टियोसाइटोमा, ये जितने सार्कोमाज हैं ये लोकली इन्वेजिव हैं, मलिग्नेंट है। सो जब हमने इनको रिमूव करना है तो एक्सटेंसिव रिसेक्शन करनी है, इनको तो उखाड़ना ही है, साथ बाकी जितनी चीज़ें हैं ना उनको भी उखाड़ देना है। सो देयर इज़ एक्सटेंसिव एग्रेसिव लोकल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, और साथ साथ क्या उखाड़ेंगे? एडजेसेंट ऑर्गन्स, जिसके अंदर आ सकती हैं एड्रिनल्स, किडनीज, स्मॉल बावल्स, कोलॉन्स, इन सबको उड़ा देंगे और इसके साथ एन ब्लॉक ट्यूमर की रिसेक्शन करेंगे। और कंप्लीट रिसेक्शन के बाद भी इसका कोई सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है। 5 साल का 51% है, 10 साल का 36% है। इसके अलावा रीट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की बात करें जिसे हम कहते हैं दिस इज़ ऑरमोंड्स डिजीज़। अब होता क्या है कि जिस तरह नाम बता रहे हैं, रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, और ये फाइब्रोसिस जो होती है L4 और L5 जो लंबर वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एंटीरियर सरफेस के ऊपर होती है, और जिसकी वजह से जितने रीट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो L4 और L5 एरिया में आ रहा है जिसमें यूरिटर आते हैं, उनकी फिक्सेशन हो जाती है, इंट्रैपमेंट हो जाती है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसकी कॉजेज़ क्या है? ऑरमोंड्स डिजीज़ की, ये ऑटोइम्यून हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है, ड्रग्स, हाइड्रालाजीन, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन होगी रीट्रोपेरिटोनियल उसमें हो सकता है, मैलिग्नेंसी या एओर्टिक एनेरिज्म में हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल जब L4 L5 वर्टिब्रे फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्रॉनिक बैक एक होगी और यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ट्रीटमेंट क्या है? वेल इसमें सिंपली सर्जरी करेंगे और ओमेंटल रैपिंग करेंगे, और सर्जरी के बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग से ट्रीट करेंगे। इसके बाद फाइनली अगर बात करें रीट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा की, तो हेमाटोमा होता है मास ऑफ ब्लड, तो इसमें जो होगा वो 3 जोन्स में हेमाटोमा आ सकता है। हेमाटोमा होता क्यों है? पेनिट्रेटिंग या ब्लंट एब्डोमिनल इंजरीज़ में रीट्रोपेरिटोनियल जगह के ऊपर हेमाटोमा बन सकते हैं। अब वो 3 कौन से जोन है? जोन 3, जोन 2, जोन 1। जो जोन 3 है वो सबसे नीचे है, जोन 2 से ऊपर है, जोन 1 सबसे ऊपर है। जोन 3 सबसे नीचे की बात करें तो ये पेल्विस में है, दिस इज़ पेल्विक ग्रुप। और जोन 2 की बात करें ये से थोड़ा सा ऊपर है, फ्लैंक में या लैटरल ग्रुप। और जोन 1 की बात करें तो ये अपर ग्रुप है या मिड सेंट्रल ग्रुप है। अब जो अपर ग्रुप है या जो मिड सेंट्रल ग्रुप है ये कहाँ पे है? ये डुओडेनम के पास है और पैंक्रियास के पास है। सो इसके अंदर जो आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं वो पैंक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरी हो सकती है, एओर्टा की इंजरी हो सकती है, वेना केवा की हो सकती है। दिस इज़ ग्रुप 1। ग्रुप 2 के अंदर किस किस की इंजरी हो सकती है? कोलॉन की हो सकती है और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की हो सकती है। और ग्रुप 3 के अंदर किसकी इंजरी हो सकती है? पेल्विस के अंदर पेल्विस फ्रैक्चर या पेल्विस की इंजरी होगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? जो ग्रुप 1 है जो कि अपर और मिडल सेंट्रल है, जिसमें एओर्टा, वेना केवा और पैंक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरीज़ हैं, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई इंसिडेंस है कि मेजर वैसल्स हों।
नीचे आ जाओ ग्रुप टू के अंदर क्या है, फ्लैंक है या लेटरल ग्रुप है, इसके अंदर जेनिटोयूनरी है, ऑर्गन्स पड़े हैं। सो अगर तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है तो हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर ब्लंट ट्रॉमा हुआ तो एक्सप्लोर की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फिर हम पेशेंट पे चेक रखेंगे, अगर तो कोई एक्सपेंडिंग पल्सेटाइल मैस है तब एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप 3 जो कि पेल्विस है। इसको हम कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हीमाटोमा जो है एक्सपैंड कर जाएगा और पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है।